हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि आपको मार्च महीने के अंदर मैं पूरा का पूरा जीके जीएस संपूर्ण निचोड़ दे दूंगा। इसके साथ ही हिंदी की क्लासेस और रीजनिंग की क्लासेस भी लगातार मैं आपको अपलोड करता रहूंगा। ठीक है, ये क्लासेस जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो वीडियो के लिए जिनका री एग्जाम होना है, यूपी पीसीएस के लिए, सुपर टेट के लिए, यूपी पुलिस और एसएससी, यानी कि जिन किसी भी स्टूडेंट के सब्जेक्ट में ये सिलेबस में जीके दिया हुआ है उन सब के लिए क्लासेस इंपॉर्टेंट है। ये सारी क्लासेस आपकी थ्योरी वाइज वन लाइनर पर बेस्ड रहेंगी। हम उन चीजों का निचोड़ लेकर आए हैं जो कि आपकी परीक्षा में लगातार जहां से प्रश्न पूछे गए हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर एनसीईआरटी और लूसेंट दोनों का निचोड़ रहेगा। ठीक है, प्रतिदिन आपकी क्लास रहने वाली है। मान लिया किसी दिन अगर वो क्लास नहीं हो पाती है, ठीक है, तो संडे को वैसे क्लास ऑफ रहेगी, लेकिन अगर जो हफ्ते में किसी दिन क्लास हम नहीं ले पाएंगे तो वो क्लास आपको संडे को मिल जाएगी। यानी कि मैंने आपसे वादा किया है कि मैं आपका कोर्स जरूर कंप्लीट करा दूंगा, वीडियो वाले और यूपी पीसीएस वाले, यानी कि जितने भी एग्जाम आपके हैं उन सब के लिए क्लास इंपॉर्टेंट रहेगी। तो पूरी क्लास देखना, आज से ही नोट्स बनाना स्टार्ट कर देना। पसंद आए तो वीडियो को शेयर करना अपने सभी दोस्तों में। ठीक है, और आज से ही अपना नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए और चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। ठीक है, आज का जो टॉपिक हम लेकर आए हैं वो है वैदिक सभ्यता। ठीक है, वैदिक सभ्यता जो हम आपके लिए टॉपिक लेकर आए हैं वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। ठीक है, और इसमें से संबंधित क्वेश्चन हमेशा आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं वो सब हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देखते हैं। सबसे पहले वैदिक सभ्यता को देखते हैं। ये हम दो पार्टों में करेंगे। आज पहला पार्ट है और कल तो वीडियो और एग्जाम के लिए धरना प्रदर्शन है, तो कल तो क्लास मेरी ऑफ रहेगी। बुधवार को इसका दूसरा पार्ट आपका मिल जाएगा। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांटा गया है मुख्य रूप से। कौन कौन से? एक तो बांटा गया है ऋग्वैदिक काल, दूसरा बांटा गया है उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल का जो समय है वो 1500 से 1000 ईसा पूर्व का रहा है। ठीक है, ऋग्वैदिक काल का जो समय रहा है, ठीक है, 1500 से 1000 ईसा पूर्व का समय रहा है। और उत्तर वैदिक काल का जो समय रहा है वो रहा है आपका 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांटा गया। ठीक है, आर्य जो है सर्वप्रथम कहाँ पर आए थे? पंजाब और पाकिस्तान में आए थे। ठीक है, कई बार पेपर में पूछा गया है कि आर्य सर्वप्रथम कहाँ पर आकर बसे, तो पंजाब और पाकिस्तान में। ठीक है, इसके अलावा कई बार पेपर में पूछा गया है कि कुछ मुख्य इंपॉर्टेंट विद्वान रहे हैं, ठीक है, उनके आधार पर पूछा गया कि ये कहाँ के मूल निवासी थे, जिसमें सबसे प्रमुख है मैक्स मूलर। मैक्स मूलर ने बताया कि जो आर्य थे ये मध्य एशिया के रहने वाले थे। दयानंद सरस्वती ने बताया कि आर्य जो थे वो तिब्बत के रहने वाले थे। बाल गंगाधर तिलक जी ने बताया कि आर्य जो थे वो उत्तरी ध्रुव के रहने वाले थे। कहानी की तरह सब कुछ सुनते रहिएगा, नोट्स बनाते रहिएगा। ठीक है, तो मैक्स मूलर और दयानंद सरस्वती और बाल गंगाधर तिलक, इन तीन के नाम आपको याद होने चाहिए। ठीक है, चूंकि जो वैदिक सभ्यता थे इसके प्रमुख आर्य थे। आर्य का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है श्रेष्ठ। ये कई बार पेपर में ऐसे ही पूछ लिया गया है कि आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ। ये जो सभ्यता थी ये भी पेपर में पूछा गया है, ये नगरीय थी या ग्रामीण थी, तो ये एक ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक है, यानी कि गांव की एक सभ्यता थी। इसकी भाषा कौन सी थी? इसकी भाषा थी संस्कृत। ठीक है, प्रशासन, यानी कि जिस प्रकार से आज आप देखते हैं कई गांव होते हैं, उसके बाद कई गांव मिलकर जनपद बनाते हैं, जनपद के बाद में प्रांत बनते हैं, प्रांत के बाद में राष्ट्र बनते हैं, ठीक वैसे ही पहले भी था। कई कुल मिला के ग्राम बनते थे, ग्रामों को मिलाकर विश्व बनते थे, विश्व मिलाकर जन बनते थे और जन के बाद में राष्ट्र बनता था। ठीक है, यानी कि पहले था सबसे छोटी इकाई था कुल, फिर ग्राम, फिर विश्व, फिर जन, फिर राष्ट्र। ठीक है, ग्राम का जो मुखिया होता था वो ग्रामणी कहलाता था। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जैक्ट यही पूछा गया है कि गांव के मुखिया को क्या कहते थे, तो ग्रामणी कहते थे। विश्व का प्रधान क्या कहलाता था? विश्व का प्रधान कहलाता था विश्वपति और जन के शासक को राजन कहते थे। सबसे चीज इंपॉर्टेंट जो पूछी गई पेपर में कि अधिकारियों में प्रमुख कौन थे, तो पुरोहित और सेनानी प्रमुख लोग होते थे अधिकारियों में। ठीक है, सभा और समिति भी होती थी जिनका मुख्य काम था राजा को सलाह देना। सभा में क्या लोग थे? ये वृद्ध लोग थे। ठीक है, जैसे ना एक्सपीरियंस होल्डर। ठीक है, सभा जो था
एक वृद्ध लोगों का समूह हुआ करता था, ठीक है। और समिति जो था एक समिति आपकी हुआ करती थी। सामान्य जानकारी से लेना हो सामान्य लोगों से, तो वो हमें समिति से मिल जाती थी। यानी कि राजा जो सलाह लेता था वो सभा और समिति से लेता था। सभा में थोड़ा वृद्ध लोग होते थे, एक्सपीरियंस्ड लोग होते थे, ठीक है। और समिति में ऐसे ही साधारण लोग हुआ करते थे, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर भी है, पूरे के पूरे आप नोट्स बनाते हुए चलिएगा, ठीक है। यहाँ पर देखना कि ये जो वैदिक सभ्यता थी, इसमें मुख्य रूप से 4 वर्ण बताए गए, ठीक है। 4 वर्ण बताए गए, कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ठीक है। अच्छा, चूंकि आप सभी ने, मैंने अभी पहले ही बताया कि ऋग्वैदिक सभ्यता जो थी, जो आपकी वैदिक सभ्यता थी, ये 2 भागों में विभाजित थी। एक ऋग्वैदिक, दूसरा था उत्तर वैदिक। जो आपके ऋग्वैदिक काल था, उसमें जो वर्ण व्यवस्था थी, ये व्यवसाय आधारित थी। यानी कि कोई जन्म से नहीं होता था कि जन्म से वो ब्राह्मण है, अगर वो ब्राह्मण के घर में जन्म लिया तो वो ब्राह्मण होगा, क्षत्रिय के घर में जन्म लेगा तो क्षत्रिय होगा, या वो शूद्र के घर में जन्म लेगा तो शूद्र होगा। ऐसा कुछ भी नहीं था। जिसका जैसा व्यवसाय होता था, ठीक है, उसी प्रकार से उसका वर्ण व्यवस्था हो जाती थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल तक धीरे धीरे ये जो था, ये जन्म आधारित होने लगा था, ठीक है। अच्छा, एक चीज और है कि कई बार पेपर में पूछा गया है कि ये जो 4 वर्ण व्यवस्था थी, ये कहाँ पर उल्लिखित है? तो ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में इसका वर्णन है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि जो वर्ण व्यवस्था है, इसका वर्णन कहाँ पे है? तो ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में इसका वर्णन है, ठीक है। वैदिक सभ्यता में समाज जो था वो पितृ प्रधान था, और आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस था। कई बार पेपर में पूछा गया है। मुख्य व्यवसाय इनका था पशुपालन और कृषि। अघन्या, कई बार पेपर में पूछा गया है कि वैदिक सभ्यता में अघन्या किसे कहा गया? तो अघन्या यानी कि जिसे हम मार नहीं सकते, ठीक है, गाय को अघन्या कहा गया। और प्रिय पशु इनका घोड़ा था। यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, इनका अघन्या तो इन्होंने गायों को कहा, गायों के लिए युद्ध भी लड़े जाते थे, लेकिन जो प्रिय पशु था इनका, वो घोड़ा हुआ करता था, ठीक है। प्रिय देवता यहाँ पे आप देख सकते हैं, इंद्र और प्रजापति मैंने 2 लिखे हैं। यानी कि आप सभी जानते हैं वैदिक सभ्यता 2 भागों में विभाजित हुई थी। तो ऋग्वैदिक काल में जो प्रिय देवता थे वो इंद्र थे, ठीक है। और उत्तर वैदिक काल तक आते आते प्रजापति जो थे इनके मुख्य देवता हो गए थे। तो अगर पेपर में पूछ ले कि उत्तर वैदिक काल में आर्यों के मुख्य देवता कौन थे, तो प्रजापति थे। और अगर ऋग्वैदिक काल में पूछे तो इंद्र थे। इनके द्वारा खोजी गई धातु कौन सी थी? वो थी लोहा, ठीक है। अच्छा, अगली जो 2 चीजें हैं ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी थी? सबसे महत्वपूर्ण नदी थी सिंधु। अगर पेपर में पूछ ले सबसे पवित्र नदी कौन सी थी? सबसे पवित्र नदी थी सरस्वती, ठीक है। यहाँ पे मत कंफ्यूज होना, सबसे महत्वपूर्ण नदी सिंधु, सबसे पवित्र नदी सरस्वती, ठीक है। गायत्री मंत्र ये सवित्र देवता यानी कि सूर्य को समर्पित था, ठीक है, सूर्य को समर्पित था। और इसकी रचना किसने की थी? इसकी रचना की थी विश्वामित्र ने, ठीक है। जो गायत्री मंत्र है, ठीक है, गायत्री मंत्र सवित्र देवता यानी कि सूर्य को समर्पित है, और ये इसका जो रचनाकार है वो है विश्वामित्र, ठीक है। गोत्र जैसे आप देखते हैं ना कि आप किस गोत्र से संबंधित है, इस व्यवस्था का जन्म आपका हुआ था उत्तर वैदिक काल में, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, नदी से इंपॉर्टेंट था एक चीज कि गंगा शब्द का उल्लेख कितनी बार हुआ है? तो गंगा शब्द का उल्लेख यानी कि गंगा नदी का उल्लेख हुआ है 1 बार, ठीक है। यमुना नदी का उल्लेख आपको ऋग्वेद में 3 बार हुआ है, ठीक है, वैदिक सभ्यता में, ठीक है। गंगा आपको 1 बार लिखा हुआ मिलता है, यमुना 3 बार लिखा हुआ मिलता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण नदी थी सिंधु और सबसे पवित्र नदी थी सरस्वती, ठीक है। पहली बार पक्की ईंट का प्रयोग कहाँ हुआ था? तो कौशाम्बी नगर में पहली बार पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ था, और उत्तर वैदिक काल में, ठीक है। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है ना, सारे नोट्स बना लेना, ठीक है। अगली स्लाइड पर चलते हैं। बहुत अच्छे से सब तैयार की हुई हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देखिएगा कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली है। यहाँ से पेपर में कई बार आपके पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है कि आपसे ऐसे पूछ लिया जाता है कि इसका अर्थ क्या था, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, ठीक है। जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें थी वो हम आपके लिए लेकर आए हैं। गोधूम, गोधूम का अर्थ होता है गेहूं। स्थपति, ठीक है, सीमांत अधिकारियों को स्थपति कहा जाता था। रतनिन जो थे वो प्रमुख मंत्रीगण रतनिन कहलाते थे। सतपति 100 गांवों का अधिकारी सतपति कहलाता था। महिषी यानी कि पटरानी यानी कि राजाओं की जो रानियां होती थी, जो दूसरी रानियां हुआ करती थी उनको पटरानी बोला करते थे।
तो उनको महिषी कहा गया था वैदिक सभ्यता में। सूत जो था वो राजा का प्रमुख सारथी, ठीक है, राजा का जो प्रमुख सारथी नहीं है, जो रथ को उनके चलाने वाले सारथी होते हैं ना, जैसे कि आपने महाभारत में देखा था कि अर्जुन के रथ को भगवान श्री कृष्ण चलाते थे, ठीक है, तो वैसे ही सारथी जो थे, ठीक है, सूत का अर्थ होता था सारथी। गविष्टि का अर्थ होता था गायों हेतु युद्ध। मैंने आपसे अभी पहले ही बताया था थोड़ी देर पहले कि वैदिक सभ्यता में अधिकतर युद्ध जो लड़े जाते थे वो गायों के लिए लड़े जाते थे, तो गविष्टि का मतलब होता था गायों हेतु युद्ध। भागदूत का अर्थ होता था वित्त मंत्री। ब्रीही, ब्रीही का मतलब होता था धान। इसके अलावा तांदुल, ठीक है, तांदुल आपने संस्कृत में भी पढ़ा होगा। ब्रीही का मतलब धान, तांदुल का मतलब भी चावल हुआ करता था। यव का अर्थ होता था जौ और पयस का अर्थ होता था दूध, ठीक है, ये एग्जैक्ट इसी प्रकार से पेपर में पूछा गया है। दुहिता का अर्थ होता था पुत्री, ठीक है, व्रत का अर्थ होता था या उच्छत का अर्थ होता था बैल। पर्जन्य बादल को कहा गया। अवि का अर्थ होता था भेड़। गोबला का अर्थ होता था भैंस। वहातु का अर्थ होता था कन्यादान यानी कि दहेज, यानी कि जब आपकी पुत्री का विवाह होता था उसके समय जो दान दिया जाता था, यानी कि जिसे आधुनिक काल में दहेज की संज्ञा दी जाती है, उसे वहातु कहते थे। अच्छा, ये जो छोत्री है ये छत्री वाले नहीं, यहाँ पे देखिए छोत्री ये लिखा हुआ है। छोत्री का अर्थ होता था विद्वान ब्राह्मण, ठीक है। अष्टकर्णी गाय को कहा गया। निष्क, ये कई बार आपके पेपर में पूछा गया है। निष्क का मतलब होता था गले का हार। वेकनाट, ऋण देकर ब्याज लेने वाले को वेकनाट कहा जाता था। उपाध्याय, जो वेद वेदांग पढ़ाने वाले हुआ करते थे और अपना जीविकोपार्जन करते थे, उन्हें कहा गया था उपाध्याय, ठीक है। यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अच्छा, कई बार नदियों और उनके आधुनिक नाम से भी संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं पेपर में आपके, ठीक है। इसके अलावा दर्शन से संबंधित क्वेश्चन भी कई बार आपका पेपर में आया हुआ है, ठीक है, तो इसको भी देख लेते हैं। जो नदी का नाम तब क्या था और अब क्या है, ठीक है। जैसे सतुद्री, ये जो लिखा हुआ मिला है, ये सतलज नदी को कहा जाता था। अस्कनी जो कहा जाता था वो चिनाब नदी को कहा जाता था। वेदस्ता आपका झेलम नदी को कहा जाता था। परसुड़ी आपका रावी नदी को कहा जाता था। गोमल आपका गोमती नदी को कहा जाता था। सदानीरा गंडक नदी को कहा जाता था। विपाशा ब्यास नदी को कहा जाता था। कुंभा आपका काबुल को कहा जाता था। सुवास्तु स्वात को कहा जाता था। और क्रुमु आपका कुर्रम को कहा जाता था। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनको ऐसे ही पूरा लिख लेना, इसके बाद इसको ढक लेना, आपको आराम से याद हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा प्रमुख दर्शन और प्रतिपादक इसके भी पूछे जाते रहे हैं, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चार वाक जो दर्शन था इसके प्रमुख चार वाक थे। योग दर्शन के प्रणेता, ये हूबहू एग्जैक्ट आपका परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है, योग दर्शन के प्रणेता कौन थे, तो पतंजलि महाराज थे। सांख्य दर्शन के प्रणेता कपिल मुनि थे, ठीक है। न्याय दर्शन के प्रणेता या उद्गाता कौन थे, गौतम। पूर्व मीमांसा दर्शन के जो प्रतिपादक थे वो जैमिनी थे। उत्तर मीमांसा के प्रतिपादक थे बादरायण। और वैशेषिक दर्शन के प्रणेता थे कणाद, ठीक है। जिसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके योग दर्शन, सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन, पूर्व मीमांसा, ये कई बार पेपर में पूछा गया है। और एक लाइन और पेपर में पूछी गई है कि भारतीय परमाणुवाद का जनक किसे कहते हैं, तो भारतीय परमाणुवाद का जनक कहते हैं कणाद को, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों, यहाँ पर हम ये इंपॉर्टेंट चीजें आपके लिए वन लाइनर में लेके आ रहे हैं, और इंपॉर्टेंट वन लाइनर से ही आपके क्वेश्चन फंसते हैं, ठीक है। एक बार जब हमारा पूरा कोर्स आपका कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद से हम टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर देंगे। तो जो भी साथी धैर्य रखें, बनाए रखें, और इसका पीडीएफ मैं आपको जो पेड ग्रुप है वहां पर मैं इसका भेज दूंगा, ठीक है। कोई भी दिक्कत मत लीजिएगा। और अगली क्लास मैं आपको बुधवार को दे दूंगा, उसमें मैं आपको क्या कराऊंगा, ऋग्वेद कराऊंगा, ठीक है, सारे वेद करा दूंगा, ठीक है, वेद वेदांग करा दूंगा, ठीक है। और आपके बचते हैं यज्ञ पूछे जाते हैं, ठीक है, विवाह पूछे जाते हैं। तो जितने भी बची हुई चीज़ें हैं वो हम आपको दूसरे पार्ट में करवा देंगे। तो आशा करते हैं आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए और आपको ये नोट्स आपको अच्छे लगे तो जरूर हमसे जुड़िएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पूरा का पूरा कोर्स आपका जो भी साथी वीडियो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या आपका एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं या यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि जिस किसी भी एग्जाम में आपका जीके जीएस पूछा जाता है उन सभी में के लिए ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। और पूरा का पूरा लूसेंट और एनसीईआरटी का निचोड़ हम आपके लिए इस वीडियोस में लेकर आ रहे हैं। तो हमारा हौसला जरूर बढ़ाइएगा, शेयर जरूर करिएगा और अपने सभी दोस्तों में और चैनल पर
पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करना। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।